बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों के चैप्टर नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, पार्ट 5। हम लोगों ने कल थोड़े से मेथड्स ऑफ पेमेंट पढ़े थे, पेरोल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने जो है क्या नाम है, पेरोल के अलावा पेटी कैश के बारे में पढ़ा था। और फिर उसकी एक एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी नंबर 2 ऑन पेज नंबर 5। तो जिन बच्चों ने अभी तक उसको नहीं किया, प्लीज़ काइंडली पिछले वाले लेक्चर को देखें तो उसकी रिवीजन कर लें और फिर उसके बाद इस वाले लेक्चर को लीजिएगा। अच्छा जी, इस वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा-सा ज़रा ये पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत क्यों है। हम लोगों ने एक चैप्टर के शुरू के अंदर भी इस चीज़ को थोड़ा बहुत देखा था कि हम लोगों ने बेसिकली अपने बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस का रिकॉर्ड क्यों रखना है, ठीक है? और रिकॉर्ड रखने के अंदर कौन-कौन लोग शामिल हैं और रिकॉर्ड रखने के अंदर किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। तो आज रिकॉर्ड कीपिंग की बात हो रही है, ठीक है जी? रिकॉर्ड कीपिंग। तो सबसे पहला सवाल हम लोगों ने जिसका जवाब देना है वो है व्हाई, कि हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना क्यों है। दूसरा सवाल हम लोगों ने रखना है कि कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, की पर्सनल। और तीसरा सवाल हम लोगों ने रखना है कंट्रोल्स का। सबसे पहली चीज़ का हम लोग जवाब देते हैं कि हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी क्यों है। देखो बच्चों, हम लोगों ने शायद इस चैप्टर के शुरू के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी। सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से आप बिज़नेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो ये है कि हमें हमेशा इस चीज़ का याद दहानी रहे और क्लैरिटी रहे कि हमें किसने कितने पैसे देने हैं और हमने किसके कितने पैसे देने हैं। ठीक है जी, हमें किसने कितने पैसे देने हैं और हमने किसके कितने पैसे देने हैं। ठीक है जी, हु ओज अस हाउ मच मनी एंड हाउ मच मनी डू वी ओ अदर्स। ठीक है जी, तो ये सारे हिसाब किताब रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वक्त हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की अगर कंफ्यूजन है किसी बच्चे को, अगेन पिछले लेक्चर्स देखे, हर लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंदर मैंने आपको कहा था कि रिसीट और पेमेंट तक का सफ़र इतना सिंपल नहीं होता, थोड़ा लंबा होता है। इसलिए उस लंबे सफ़र के अंदर कई दफ़ा ये भुला जाता है इंसान कि मैंने किसको कितने पैसे कब देने थे। ठीक है, लिहाजा इसको हमेशा रिकॉर्ड करना ज़रूरी है ताकि कल कला को फ्यूचर में हम ये चीज़ भूलें ना। सबसे पहली बात तो ये, और इसी तरह जिससे हमने पैसे लेने हैं उसके सिलसिले में भी यही है। सेकेंडली, देखो कभी कभार इंसान भूल जाता है और भूलने के केस के अंदर आपस में कोई ना कोई डिस्प्यूट या क्यूरी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी शख्स से कुछ पैसे लिए और मैं उसको पैसे वापस करना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया कि हाँ यार मैंने तो उसके पैसे वापस करने थे, और मैं जाके उसको कहता हूँ कि देखो यार, वो मेरा जहन ये कहता है कि मैंने उसके 1 लाख रुपए वापस देने थे, और मैं 1 लाख रुपए जाके उसको देता हूँ, कहता हूँ भाई ये आपके 1 लाख रुपए हैं, और वो मुझे कहता है कि यार मेरे 1 लाख तो नहीं थे, मेरे तो आपने 1.5 लाख रुपए देने थे। मैं कहता हूँ अच्छा, मैंने 1.5 लाख देने थे, मुझे तो 1 लाख ही याद है। कहता आपने मेरे से पहले 1 लाख लिया था, उसके बाद फिर आपने मेरे से 50,000 और लिया था। तो अगर मुझे वो चीज़ याद ना आई तो मैं उसकी बात शायद ना मानूँ। मुझे 1 लाख रुपए याद है, उसको 1.5 लाख रुपए याद है। हमें नहीं याद पक्का पक्का कि यार क्या मैंने 1 लाख रुपए लिए थे या 1.5, उसको भी पूरी तरह से नहीं याद। मैं उसको कहता हूँ कि यार वो कोई तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? वो कहते यार एविडेंस तो मेरे पास भी नहीं है, बस मुझे ये इतना याद है कि पहले आपने लाख लिए तो उसके बाद आपने कहा था यार मुझे 50,000 और भी दे दो, फिर मैंने आपको दे दिए थे। अगर हम दोनों में से कोई 100% श्योर नहीं है तो हर कोई अपनी बात मनवाना चाहेगा नेचुरली, और इसके अंदर फिर आपस में डिस्प्यूट हो जाएगा। तो अगर किसी के पास एविडेंस हो तो फिर मामला जो है मानना और मनवाना आसान हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें खुद से याद रहे कि भाई हमने किससे कितने पैसे लेने हैं और हमने किसके कितने पैसे देने हैं। सेकेंडली, इन केस ऑफ क्यूरीज और डिस्प्यूट, दूसरे की बात को मानना या दूसरे को बात मनवाना आसान हो जाए। तीसरी चीज़ बच्चों, हम लोगों को ये चीज़ जहन में रखना ज़रूरी है कि अगर रिकॉर्ड्स ना हुए तो फिर वहाँ पर मिस्टेक और एरर्स का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, ये पेज नंबर 6 के ऊपर लिखा हुआ है, मिस्टेक और एरर्स का चांस बढ़ जाता है। और चौथी चीज़, अगर हम लोगों ने हिसाब किताब ना रखा तो हमें ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि क्या हमारा बिजनेस कामयाब चल रहा है या नहीं। हम अपने बिजनेस परफॉर्मेंस का हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा बिजनेस, क्या तरक्की कर रहा है या खुदा ना खास्ता जवाल की तरफ जा रहा है। सो दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई। अगला क्वेश्चन, कौन इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, और आपको शायद ये चीज याद होगी कि आई एक्चुअली
टॉक्ड अबाउट बोथ साइकिल, सेल्स का भी और परचेज का भी, कि दोनों तरह के आपके साइकिल्स चलते हैं, सेल का भी और परचेज का भी, दो तरह की मेन ट्रांजैक्शंस हैं, दोनों में अलग अलग तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने पेज नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है, और चीज़ मैं अभी आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। कहते हैं जी, इन मोस्ट बिजनेसेस इट इज़ लाइकली दैट अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल विल बी इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर द सेल्स विल बी मेड बाय शॉप फ्लोर असिस्टेंट्स, द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल विल बी मेड बाय डिपार्टमेंटल बायर्स, general expenses will be paid by the accounts department, the wages by the payroll department, and any purchases of equipment will be probably made by the store manager. तो आप ये देखो कि जब सेल की बात हो रही है, आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओ, वहाँ से जाके आप चीज़ें खरीदना चाहो, तो वहाँ का चौकीदार आपको चीज़ नहीं बेचेगा। आप वहाँ पे अकाउंट, जो काउंटर है, वहाँ पर जाके जो सेल स्टाफ है वो आपको चीज़ बेचेगा। ठीक है जी। इसी तरह वहाँ पर जितना सामान पड़ा हुआ है जो आप जाके खरीद रहे हो, वो सामान इन्होंने पहले खरीदा होगा ना, तो वो कौन खरीदेगा? वो जो काउंटर पे बैठा बंदा आपको चीज़ बेच रहा है, वो जाके सामान खरीदता नहीं है, खरीदने वाला बंदा और होता है, परचेज डिपार्टमेंट और होता है। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई और जनरल एक्सपेंसेस करने हों, कोई जनरल खर्चे वगैरह करने हों, तो ये आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। और जो वेजेस एंड सैलरीज देनी हो, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें वगैरह देनी हो, वो पेरोल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। वो काउंटर पे बैठा बंदा नहीं करेगा या बाहर बैठा चौकीदार नहीं करेगा। तो हर ट्रांजैक्शन में अलग अलग तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा आपको इस चीज़ को जहन में रखना है कि जहाँ पर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर कई दफ़ा सैकड़ों हज़ारों लोग ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लिहाजा अगर आपने इसका हिसाब किताब ना रखा और प्रॉपर तरीके से इस पर कंट्रोल्स ना रखे, तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल्स की। चूंकि लोग और ट्रांजैक्शंस की टाइप्स बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए उन पे कंट्रोल्स का रखना ज़रूरी है, वरना मिस्टेक्स या एरर्स या फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कंट्रोल्स में बच्चों आप लोगों ने दो मेन चीज़ों का ख्याल रखना है। दो मेन चीज़ों का ख्याल क्या है? सबसे पहले तो राइट पर्सन, कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो ये की पर्सनल में से सही वाला शख्स करे। इसको हम कहते हैं राइट पर्सन। पहला कंट्रोल का एस्पेक्ट ये है। मैं आपको कंट्रोल के मकासद बता रहा हूं। कंट्रोल्स आप क्यों लागू करते हो, कंट्रोल क्या होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। मैं भी उसकी किस्में आपको पढ़ाऊंगा, वैसे भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कंट्रोल्स किस किस तरह से लगाए जा सकते हैं। लेकिन कंट्रोल्स लगाने का मकसद क्या है? आप कहते हो ना जी, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई नज़र रखने का क्या बैलेंस है? कि भाई जो ट्रांजैक्शन हो रही है, मिसाल के तौर पे आप इधर आते हो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी में और आप आके मुझे फीस दे देते हो। आप कहते हो सर ये लें फीस, प्लीज़ मुझे क्लास में बैठने दें। भाई ये आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिसीव द फीस। आपने फीस जमा करानी है, आप कैशियर के पास जाएं। ठीक है, आपने क्लास में एडमिशन लेना है, आप एडमिशन्स डिपार्टमेंट में जाएं। एडमिशन्स डिपार्टमेंट आपकी वो एडमिशन को नोट करके आपको फॉर्म को कहेगा कि इसको फिल करें, उसको अप्रूव करेगा, आपको क्लास अपना लाइन करेगा और आपको कहेगा कि जी ये आपका बिल बना है, फीस बनी है, कैश डिपार्टमेंट में जाके कैशियर को आप फीस दे दें। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास है सर आप मुझे किसी क्लास में बिठा दें, मैं आपको किसी क्लास में बिठा दूं और आपसे पैसे ले लूं। दिस इज़ नॉट माई बिजनेस, ये ट्रांजैक्शन मैं नहीं करूँगा। ठीक है जी, मेरा काम है पढ़ाना, कैशियर का काम है कैश को रिसीव करना, जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला है, एडमिशन्स डिपार्टमेंट वाले का काम है सेल को करना, लेकिन कैश की रिसीट और पेमेंट जो है वो कैशियर करेगा। तो हर बंदा अलग अलग होगा। तो सबसे पहले तो हमारा कंट्रोल ये होगा कि हर काम सही वाला बंदा करे। दूसरा हमारा मकसद कंट्रोल्स लगाने का ये होगा कि जो भी सही बंदा है वो सही तरीके से काम करे, राइट वे। मिसाल के तौर पे हम लोग कैशियर से ये कहते हैं कि जब आप बच्चे से पैसे लें तो सबसे पहले उसके पास उसका एडमिशन फॉर्म देखें और देखें कि उस एडमिशन फॉर्म के साथ जो बिल लगा हुआ है वो कितना है। जिस बिल पे अमजद भट्टी साहब का, जो हमारे सीईओ हैं, या सीएफओ जो फाइनेंस का बंदा है, या जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है, या जो एडमिशन का बंदा है, उसका कोई साइन हो, ये अप्रूव्ड है, इतना ही इसका बिल बनता है। और अगर उसके साथ कोई डिस्काउंट का फॉर्म लगा हुआ है तो उसके ऊपर प्रिंसिपल का साइन और स्टैंप हो। फिर जाके जो फाइनल पेमेंट लिखी हुई है उसको आपने उस वाले स्टूडेंट से रिसीव करना है। और जब आप उसको रिसीव कर लें तो आपने उसको एक बिल की कॉपी देनी है जिस पे आपने पेड का स्टैंप लगाना है, उसकी एक कॉपी आपने अपने पास भी रखनी है। और फिर इस वाले रिकॉर्ड को आपने अपने अकाउंट्स में
जॉट डाउन कर लेना है, जिसमें आपने बताना है कि फलाना बच्चा ये वाला उसका एडमिशन नंबर है, उसने इतने पैसे हमें पे कर दिए हैं, और अगर इंस्टॉलमेंट्स पे पे हो रहे हैं तो इतने उसने पैसे कर दिए हैं और इतने अभी बाकी के देने हैं और इस तारीख को देने हैं। ये है राइट वे। लेकिन ये काम किसने करना है? राइट पर्सन ने, जो कैशियर है। मैंने नहीं करना, आई एम नॉट द राइट पर्सन। अब अगर मैं बच्चों ये काम बिल्कुल सही तरीके से भी कर दूं तो ट्रांजैक्शन का कंट्रोल सही नहीं है, लिहाजा ट्रांजैक्शन सही नहीं है। आप अगर कल कला को आके कहते हो कि सर मुझे कोई बैठने नहीं दे रहा क्लास के अंदर, तो आपके पास कोई राइट नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन सही तरीके से नहीं हुई, सही बंदे ने नहीं की, सही बंदे ने पैसे नहीं लिए, चाहे मैंने बिल्कुल सही तरीके से करवाए, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अब सही वाला बंदा है, कैशियर है, उसी ने पैसे लिए आपसे, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, सही तरीके से नहीं किया, फिर भी ट्रांजैक्शन सही तरीके से नहीं हुई। उसने आपसे पैसे तो ले लिए, उसने आपको बिल की कॉपी नहीं दी, पेड का स्टैंप नहीं लगाया। अब कल कला को अगर हम लोग आपको कहते हैं कि बच्चे आपने फीस पे नहीं की, तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ये दिखाने के लिए कि मैंने तो फीस पे कर दी है। तो आप कहते हो सर मेरे पास तो, मैंने तो उनको दी थी। उनको जाके मैं कहता हूँ, कहता है जी मेरे पास तो हज़ारों लोग आते हैं, मुझे तो याद ही नहीं है कि इसने दी थी कि नहीं दी थी। तो इससे कहें कि मुझे वो स्टैंप दिखा दे, रिसीट वाला, पेड का स्टैंप। वो कहता है जी आपने तो दी नहीं थी मुझे पेड की रिसीट। तो अब ये सारा देखें मामला कितने मुश्किल हो जाएंगे सुधारना। लिहाजा सही बंदा होना चाहिए और सही तरीका होना चाहिए। मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ तो बच्चों को कि देखो, नमाज पढ़ानी होती है ना, तो जमात की नमाज जिस वक्त हम करवाते हैं तो बालिग मर्द होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, बाशरा होना चाहिए, ठीक है, कुरान पाक उसका सही होना चाहिए। ये सारा तो है बंदे का, राइट पर्सन। अगर राइट पर्सन नहीं होगा, बालिग नहीं है, बड़ा नहीं है, उसका कुरान पाक सही नहीं है, ठीक है जी, वो बाशरा नहीं है, ठीक है, दीनदार इंसान, मुसलमान नहीं है, तो वो आपकी इमामत नहीं करवा सकता नमाज के अंदर। ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। अब मस्जिद के मौलवी साहब हैं, उनमें ये सारी खूबियां पाई जाती हैं, ही इज़ द राइट पर्सन, लेकिन वो सही तरीके से खुदा ना खास्ता नमाज नहीं पढ़ाते, नमाज में उनसे कोई गलती हो जाती है, तो नमाज हो जाएगी? नमाज नहीं होगी। नमाज बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा रहा है, लेकिन कोई औरत आके पढ़ा रही है सामने, जमात की नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि राइट पर्सन नहीं था। राइट पर्सन था लेकिन तरीका सही नहीं था, तब भी नहीं नमाज होगी। तरीका सही था लेकिन राइट पर्सन नहीं था, तब भी नमाज नहीं होगी। इसी तरह ट्रांजैक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए पर्सन भी राइट होना जरूरी है और तरीका भी राइट होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर हम लोग कुछ कंट्रोल्स और भी लगाते हैं। कुछ कंट्रोल्स मिसाल के तौर पे हम लोग ये लगाते हैं, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि रिकंसिलिएशन ऑफ कैश इन द टिल टू द टिल रोल रिकॉर्ड्स। एक कंट्रोल ये होता है कि देखो, आप लोग गोर में जाओ और वहाँ पर जाके कुछ खरीदो, या किसी भी और डिपार्टमेंटल स्टोर जाओ, तो जहाँ पे काउंटर होते हैं, जहाँ पे सेल्स हो रही होती है, उसके पास एक टिल पड़ी होती है, वो दराज सा होता है जिसमें सारे पैसे आते हैं, स्क्रीन होती है, कैलकुलेटर सा लगा होता है, सारी कैलकुलेशन हो रही होती है। बेसिकली वहाँ पे कैश का हिसाब किताब होता है, रिसीट्स का, जो आपने रिसीट्स ली, कस्टमर से पैसे दिया और जो उसको आपने चेंज वापस दिया पेमेंट्स की, उन सब का हिसाब किताब वहाँ होता है। और साथ ही साथ वहाँ पे एक बिल जो है वो प्रिंट हो रहा होता है, जिसकी एक कॉपी बच्चों को फाड़ के आपको देते हैं और एक कॉपी उनके पास टिल रोल के अंदर रहती है। दिन के आखिर के अंदर एक कंट्रोल ये होता है कि आप लोग उस कैश को गिनते हो टिल रोल के साथ। टिल रोल के ऊपर जो टोटल आ रहा है उतना ही कैश इधर होना चाहिए है, अगर नहीं है तो उसकी कोई सॉलिड वजह सामने हो, अदरवाइज इसका मतलब है कि हिसाब किताब सही नहीं है, कोई चोरी हुई है, किसी ने कोई ना कोई गड़बड़ की है या गलती हुई है। ठीक है जी। दूसरा एक उन्होंने कंट्रोल की मिसाल दी है, चेकिंग द एडिशन ऑफ चेक लिस्टिंग्स यूज्ड टू कंप्लीटिंग पेइंग इन स्लिप्स। ये बातें शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने कोई पैसे जमा कराए बैंक के अंदर, ठीक है जी, तो बैंक के अंदर जब आपने पैसे जमा कराए होते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि यार क्या क्या पैसे हमारे पास है, तो एक पेइंग इन स्लिप होती है, वो उसके अंदर सारे के सारे चेक लिस्टिंग्स और पेइंग इन स्लिप्स जो होती है ना, सारी की सारी कंबाइन कर रहे होते हैं कि यार इतने के चेक हमारे पास हैं, वो किसी ने जाके बैंक में जमा कराए हैं कि जी ये मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया है, पेमेंट दिया है। मेथड्स ऑफ पेमेंट याद है ना पिछले वाले लेक्चर के? तो पेमेंट का एक तरीका है चेक भी देना, चेक दिया जी, पेमेंट उसने दिया मुझे चेक के ज़रिए से, तो वो चेक्स जमा करते रहते हैं बैंक वाले, और साथ उसको पेइंग इन स्लिप भी आप लिखते हो। जिस वक्त जाके आप चेक जमा करवाते हो ना बैंक में, तो साथ एक चीज़ होती है, उसको पेइंग इन स्लिप कहते हैं, उसको आप फिल करते हो, उसमें चेक का नंबर लिखते हो, सारा कुछ लिखते हो, और फिर वो बैंक के पास अपने बैंक में जमा करवा देते हो। आप कहते हो जी ये प्लीज़ मेरे अकाउंट में पैसे डाल दें, तो वो दिन के आखिर में देख रहे होते हैं, दोनों को देख रहे होते हैं कि पेइंग इन स्लिप के ऊपर तो 5 लाख लिखा हुआ है, चेक जो है वो तो 50,000 का है, तो हो सकता है ये गलती हो गई हो, पेइंग इन स्लिप पे गलती से एक ज़ीरो ज़्यादा डल गया हो।
ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, इनको चाहिए कंट्रोल है कि आप उसको दोबारा से रिव्यू करो। एक है रिकंसिलिएशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट्स ऑफ पेटी कैश टू द पेटी कैश रिकॉर्ड्स। मैंने आपको बताया था कि पेटी कैश जो है उसका हिसाब किताब अलग रखा जाता है। हाँ, जो आप लोगों ने फ़र्ज़ करो 5 लाख रुपए अपने यहाँ पे रखे हुए थे ऑफ़िस में, छोटे-मोटे खर्चों के लिए, और दिन के आखिर पे किसी को आपने उबर का किराया दिया, किसी को आपने कहा कि यार ये फ़लाने कस्टमर के लिए फूल ले आओ, किसी को आपने कहा यार ये चाय-पानी जो है वो अरेंज कर दो, वो यार टिश्यू ख़त्म हो गए हैं ऑफ़िस के अंदर वो ले आओ, ये सारा कुछ ले आओ। महीने के एंड के ऊपर आपने देखा कि यार खर्चे जो हैं वो तो 3 लाख के हुए हुए शो हो रहे हैं और पेटी कैश के अंदर तो सिर्फ 1.5 लाख पड़ा हुआ है। 5 लाख रुपए हम लोगों ने डाले थे पेटी कैश में, 3 लाख के खर्चे हुए, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख पड़ा हुआ, बाकी का 50,000 कहाँ गया? तो ये भी एक कंट्रोल है कि आप लोगों ने हमेशा उसको कंपैरिजन करना है। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल्स की किस्में हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको एक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंदर चीज़ सिखाई थी कि टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन वेरी। मैंने आपको कहा था कि कैश और क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस टाइमिंग ऑफ पेमेंट की वजह से है। ट्रांजैक्शन जब भी हो जाएगी आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड रखना है बच्चों, चाहे उस वक्त पैसे आए हैं चाहे नहीं आए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे आके किसी दुकान के अंदर जाके उनसे कहता हूँ कि यार मुझे ब्रेड और अंडे दे दें, और मैं उनको उसी वक्त 500 रुपये दे देता हूँ, तो दुकानदार उसको उस वक्त भी रिकॉर्ड कर लेता है, हाँ यार ये 500 रुपये के अंदर 300 रुपये के अंडे मैंने दे दिए और 200 रुपये की ब्रेड दे दी और वो 500 रुपये मुझे कस्टमर से रिसीव हो गए, उसी वक्त उसको हिसाब किताब में लिख लेता है, हो गया। लेकिन अब ज़रा इससे थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। 500 रुपये के ब्रेड और अंडे मैं उससे लेके आऊँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे और दुकानदार मेरा जानने वाला था, उसने कहा जोएब भाई कुछ नहीं होता यार, महीने के एंड पे दे देना। तो लेकिन वो हिसाब किताब में अब भी लिखेगा, अब भी वो इधर लिखेगा कि भाई मैंने 500 रुपये के ब्रेड और अंडे जो हैं वो दे दिए हैं, लेकिन अभी भी मैंने 500 रुपये लेने हैं, और किससे लेने हैं? ज़ुहैब साहब से। अगर तो मैंने उसी वक्त पैसे दे दिए होते उसको, फिर उसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि मैंने पैसे किससे लेने हैं, बस 500 रुपये की चीज़ गई और 500 रुपये आ गए, हिसाब बराबर। लेकिन ये मैंने 500 रुपये की चीज़ें बेच दी, लेकिन अभी पैसे लेने हैं, तो किससे लेने हैं ये अभी लिखना ज़रूरी है। और जब महीने के बाद आके मैं उसको पैसे दे देता हूँ, फिर वो दोबारा से उसका हिसाब किताब सही करेगा, वो कहेगा जी 500 रुपये मैंने ज़ुहैब साहब से लेने थे वो अब नहीं लेने, और उसकी जगह पे 500 रुपये आ गए हैं। तो टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो भी हो, हिसाब किताब आपने उसी वक्त करना है, चाहे उसी वक्त पेमेंट हो गई चाहे उस वक्त पेमेंट नहीं हुई, आपने उसी वक्त उसको लिख लेना है। वरना अगर महीने के बाद में आऊँगा और आपने उस वक्त हिसाब नहीं लिखा हुआ था, तो हो सकता है मैं आपको कम ज़्यादा दे जाऊँ और आपको पता ही ना चले। ठीक है जी, लिहाजा जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाए आपने उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करना है लाजमन, चाहे उसका खर्चा जो है वो बाद में हो चाहे खर्चा पहले हो, इट डजंट मैटर। ठीक है बच्चों, दैट इज़ इट फॉर नाउ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मेरे, अगर उनको कोई बात समझ नहीं आई, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। और जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली अगर आप लोग भी मेकअप क्लासेस वगैरह ले रहे हो, यू कैन कम बैक टू क्लास एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस फिजिकली एंड इन द ग्रुप एज वेल। जज़ाकल्लाह बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।